हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी ए विवेक धर्मशी और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये है एलएलपी एक्ट 2008 पर। यस, टोटल इस पर्टिकुलर एक्ट पर हम लोग 7 वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पार्ट 6 है। हमने इसके पहले ही 5 पार्ट्स यूट्यूब पर अपलोड कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वी रिक्वेस्ट कि आप देख लें, बिकॉज एवरी पार्ट इज लिंक्ड, उसका एक सीक्वेंस है और पार्ट 6 को समझने में आसानी होगी अगर आपने पहले 5 पार्ट देखे होंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट 6। पार्ट 6 में हम लोग एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर देखेंगे। मतलब हम यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग सिनेरियोज में एलएलपी की लाइबिलिटी कहां पर हो सकती है, कितनी हो सकती है, और पार्टनर की लाइबिलिटी कहां और कितनी हो सकती है। यहां पर हम सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 31 तक सारे सेक्शंस को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर सेक्शन 26 क्लियर कहता है कि एक पार्टनर ऑफ एलएलपी is like an agent of LLP. But the point that you have to note here is, which I am highlighting in yellow color, is he is not an agent of other partners. अगर आपको याद होगा पार्टनरशिप फॉर्म में हमने देखा था एज पर पार्टनरशिप एक्ट, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अनदर. Yes or no? That was the biggest difference between a partnership firm and LLP, because एक partnership firm में you are agent of अदर पार्टनर, किधर, पार्टनरशिप फर्म में. बट इन एलएलपी दैट इज नॉट द केस. यू आर नॉट कंसिडर्ड एज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, यू आर कंसिडर्ड ओनली एज एन एजेंट of LLP. So the first point that you have to note is section 26 clearly states every partner of LLP is an agent of LLP and not of other partner. There is no concept of mutual agency in LLP. Now, section 27 will talk about liability of LLP. तो LLP की लाइबिलिटी के बारे में हम सेक्शन 27 में देखेंगे. सबसे पहले रूल कहता है LLP is not bound by anything. LLP is not bound by anything. अगर उसका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ डील करता है जहां पर उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है, या थर्ड पार्टी को पता है कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, या ही इज स्टिल नॉट श्योर कि क्या ये पार्टनर मेरे साथ एलएलपी के बिहाफ पे डील कर सकता है या नहीं कर सकता. तो इट्स वेरी सिंपल. जब कोई पार्टनर अपनी औकात से बाहर, अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर कोई काम करता है एलएलपी का नाम लेकर, तो इसका मतलब ये नहीं कि एलएलपी उस ऑब्लिगेशन, उस लाइबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा. बिल्कुल भी नहीं. एलएलपी विल नॉट बी लाइबल बिकॉज उस पार्टनर को कभी उस चीज की परमिशन ही नहीं दी गई थी, उसकी अथॉरिटी ही नहीं दी गई थी, तो फिर एलएलपी क्यों लाइबल हो. The LLP is liable if a partner is liable to any person as a result of a wrongful act or omission, but it is in the course of business of LLP or within its authority. मतलब कितना क्लियर कह रहे हैं. वो कह रहे हैं अगर पार्टनर की अथॉरिटी में कुछ है और उसने विदिन अपनी अथॉरिटी किया है, अब फिर भले ही उसने कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया हो या ओमिशन किया हो, उसके लिए LLP लाइबल रहेगा. आई बात समझ में. अगर पार्टनर को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाई या निभाई ही नहीं, जिससे थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हुआ, तो उसके लिए तो एलएलपी विल बी लाइबल. बस दिक्कत, इसका मतलब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में क्या है कि पार्टनर कुछ ऐसा करे जिसकी उसके पास अथॉरिटी हो, जिसकी उसके पास परमिशन हो. रूल कहता है ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो या अदरवाइज, विल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी. और एलएलपी उससे बच नहीं सकता. एलएलपी की लाइबिलिटीज को चुकाया जाएगा एलएलपी की प्रॉपर्टी के थ्रू, क्योंकि हमें पता है कि एलएलपी में creditors of LLP will not be considered as creditors of partners. It is the LLP जहां पर उसके ही assets और properties से उसके creditors पैसे ले सकते हैं. The best feature of the LLP is कि there is a limited liability concept. इसका मतलब ये है कि partners से आप नहीं ले सकते. The partners are liable only to the extent of the amount that has been contributed in the form of capital. It is only the assets and properties of LLP which can be utilized to pay debt. So the first proper section 27 के 4 पॉइंट्स कह रहे हैं. मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं कि LLP ऐसे तो will not be liable for any act of partner अगर उसने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर काम किया है या थर्ड पार्टी को पता है कि उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है.
लेकिन तुरंत सेकंड सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 27 कहता है कि फिर भले ही अगर उसके पास कोई अथॉरिटी में है, उसने कुछ विद इन द अथॉरिटी काम किया है, फिर भले ही वो रॉन्गफुल हो या ओमिशन हो, उसके लिए एलएलपी लायबल रहेगा। एलएलपी का ऑब्लिगेशन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट आए या अदर देन कॉन्ट्रैक्ट आए, वो ऑब्लिगेशन रहेगा, एलएलपी उसके लिए लायबल रहेगी और एलएलपी की लायबिलिटीज के लिए उसकी प्रॉपर्टी यूज की जाएगी। श्योर अबाउट दिस। सेक्शन 28 एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, इसका मतलब सेक्शन 27 लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी के बारे में बात कर रहा था। सेक्शन 28 अब लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर के बारे में बात करेगा। सो पार्टनर इज नॉट पर्सनली लाइबल directly or indirectly for any obligation as per section 27 subsection 3 solely by the reason of being a partner of LLP। तो ये हमें पता है कि liability के लिए it is not the partner but the LLP liable। The provisions of subsection 3 of section 27 and 1 of this section shall not affect the personal liability for his own wrongful act, but a partner shall not be personally liable for the wrongful act or omission of any other partner of the firm। Obviously वो एलएलपी के हद तक ठीक है, बट दूसरे पार्टनर के लिए, उस दूसरे पार्टनर की रॉन्गफुल एक्ट के लिए या ओमिशन के लिए ये पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं रहेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का मतलब क्या है? अब होल्डिंग आउट का मतलब होता है ऐसा कि एक व्यक्ति है जो दुनिया को एक ऐसी इंप्रेशन दे रहा है कि मैं इस एलएलपी में पार्टनर हूं, या तो फिर एलएलपी दुनिया को बोलते फिर रही है कि ये हमारा पार्टनर है और आप जबकि नहीं हो और आप चुप हो। इसका मतलब एक तो आप दुनिया को एक इंप्रेशन देते हो कि मैं इस एलएलपी का पार्टनर हूं, या एलएलपी के एक्चुअल पार्टनर्स दुनिया को इंप्रेशन देते हैं कि आप उस एलएलपी के पार्टनर हो और चुप रहते हो। इसे कहते हैं होल्डिंग आउट। तो रूल कहता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बोलकर, लिखकर या अपने बिहेवियर से खुद बताता है या दूसरों को बताने देता है कि वो एक एलएलपी में पार्टनर है, विल बी लायबल टू पर्सन जिसने इस फेथ और रिप्रेजेंटेशन पे रिलाय कर एलएलपी को कोई क्रेडिट दिया हो, whether the person representing himself or represented to be a partner does not know that the representation has reached the person so giving credit। मतलब जरूरी नहीं कि जिस थर्ड पार्टी ने एलएलपी को कोई क्रेडिट दिया हो, आपका ये इंप्रेशन देखकर आपने उसके सामने ही कुछ झूठ बोला हो सकता है आपने किसी और को सामने झूठ बोला या ऐसी इंप्रेशन दी और फिर उसने जाकर दो लोगों को बताया और वो दो लोगों ने फिर कभी आपका नाम देखकर उस एलएलपी को पैसे दिए हो या क्रेडिट दिया हो, क्रेडिट पर माल दिया हो या कोई भी तरह की फैसिलिटी दी हो। रूल कहता है लेकिन अगर कोई क्रेडिट एलएलपी को सच्ची मिला है एज अ रिजल्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, तो एलएलपी विल बी लायबल टू द पर्सन, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजुडिस टू द लायबिलिटी। वो जो पर्सन जो होल्डिंग आउट है उसकी लायबिलिटी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप याद रखना अगर एलएलपी को इससे सच में कोई फायदा हुआ है, कोई क्रेडिट मिला है, कोई चीज का बेनिफिट हुआ है, तो यू आर लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ दैट बेनिफिट और क्रेडिट रिसीव टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। क्लियर है? मतलब सिंपल हो गया कि जो व्यक्ति झूठ बोलेगा, जो व्यक्ति दुनिया को एक गलत इंप्रेशन देगा कि मैं इस एलएलपी में पार्टनर हूं, कल जाकर अगर उसका पैसा डूबता है थर्ड पार्टी का, तो ये व्यक्ति जो होल्डिंग आउट पार्टनर है वो तो लायबल रहेगा ही रहेगा। लेकिन रूल कहता है अगर इस झूठ व्यवहार से, रिप्रेजेंटेशन से अगर सच्ची किसी एलएलपी को फायदा हुआ है, क्रेडिट मिला है, तो एलएलपी उतने एक्सटेंट तक उस थर्ड पार्टी को लायबल रहेगी। Now, whereafter a partner's death, the business is continued in the same LLP name. The continued use of the name or the deceased partner's name as a part shall not itself make his legal representative or estate liable for any act of LLP done after his death. It's very simple और समझने वाली बात है। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कल जाकर अगर LLP का नाम सेम रहता है, एक नाम रहता है ABCD एलएलपी, और कल जाकर डी की डेथ हो जाती है, लेकिन अभी भी उस एबीसीडी का नाम चेंज नहीं होता, अभी भी वो एलएलपी का नाम एबीसीडी ही रखते हैं, तो रूल कहता है जस्ट बिकॉज एक डिसीज पार्टनर का नाम एलएलपी के नाम में है, इसका मतलब ये नहीं कि डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अभी भी एलएलपी के ऑब्लिगेशंस के लिए लायबल हो। जिस दिन डेथ हुई वहां से उसके सारे ऑब्लिगेशंस
खत्म। वहां से अब एलएलपी की कोई भी एक्ट के लिए वो पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या उसका एस्टेट विल नॉट बी लाइबल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 30 ये एक ऐसा केस है जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएगा, और वो है फ्रॉड का केस। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एलएलपी फ्रॉड के भावनाओं से ही बनाया है, आपका इंटेंशन ही लोगों को धोखा देने का था, तो गाइज यहां पर अब आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएगी। आपके पर्सनल असेट्स भी ऑब्लिगेशंस को चुकाने के लिए यूटिलाइज किए जाएंगे। ध्यान से देखते हैं, इन द इवेंट ऑफ एन एक्ट कैरिड आउट बाय एलएलपी और एनी ऑफ इट्स पार्टनर, मतलब सब मिलकर या कोई एक आधा पार्टनर, विथ एन इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, मतलब आपका धोखा देने का ही इरादा था, द लाइबिलिटी ऑफ द एलएलपी एंड द पार्टनर्स जिन्होंने धोखा दिया है shall be unlimited for all or any of the debts or other liabilities of LLP। तो याद रखना, LLP और जो पार्टनर्स ने धोखा दिया है, फ्रॉड दिया है विद एन इंटेंट की लोगों को नुकसान पहुंचे, ऐसे चीज के लिए LLP और जो पार्टनर्स इन्वॉल्व है उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। However, in case of any such act is carried out by a partner, the LLP is liable to the same extent अनलेस इट इज एस्टेब्लिश बाय एलएलपी कि ये मेरे नॉलेज या अथॉरिटी के बाहर हुआ था। अगर वो बोल दे तो एलएलपी बच जाएगा, वरना ऑब्वियसली एलएलपी विल बी रिस्पॉन्सिबल। Where any business is carried out with such intent for purpose mentioned above, every person is liable with a punishment of imprisonment up to 2 years and fine which is 50,000 minimum and maximum 5 lakh। So it's huge guys। अगर मुझे मालूम नहीं आपने यहाँ पर ये चीज देखी, इधर थोड़ा समझिए। पहली बात, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, इसमें मतलब ये दो चीज है। एक तो आपकी लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड रहेगी ही, आपको क्रेडिटर्स को तो चुकाना है ही, लेकिन ये सेक्शन ये भी कहता है कि उसके साथ साथ आपको जेल भी जाना है, उसके साथ साथ आपको पेनल्टी भी भरना है। इसका मतलब इन्होंने आपको अभी डबल झापड़ दिया है, इधर से भी उधर से भी। व्हाट दे वांट टू से, इसकी लाइबिलिटी तो चुकानी ही है, प्लस आपको पेनल्टी भी भरना है और जेल भी जाना है। क्या क्लियर है? So where an LLP or a partner or a designated partner or employee has conducted the affairs in a fraudulent manner, then without prejudice to any criminal proceedings, जो भी under the specific law आएगा, the LLP and such partner shall be liable to pay compensation who has suffered any loss by the reason of such contract। तो वो कहते हैं obviously अगर आपने कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट ऑब्जेक्ट किया है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है, और वो अगर पर्टिकुलर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किसी क्रिमिनल लॉ के सेक्शन में कवर होता है, तो वहां पर तो जो भी आपको पेनल्टी मिलनी है, जो भी आपको सजा मिलनी है, वो तो मिलेगी ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रूल कहता है, एलएलपी एक्ट कहता है कि आपने जिस व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाया है, आपको उसको उतना तो कंपेंसेशन, डैमेज जो भी उसका लॉस हुआ है उसको उसका डैमेज का भरपाई करके देना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस। तो सेक्शन 30 बहुत ही अच्छा और बहुत ही खतरनाक, जो क्लियरली कहता है कि दोज इन्वॉल्व इन द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, उनका लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा, प्लस पेनल्टी अलग, प्लस इम्प्रिजनमेंट अलग। एंड देन नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 31, द लास्ट वन, विसल ब्लोइंग। अब विसल ब्लोइंग क्या होता है? विसल ब्लोअर क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता है और उसको कुछ गलत हो रहा है ऐसा पता चलता है, और वो ये देख नहीं सकता, और इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, वो जाकर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बता देता है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं वहां पर ऐसा ऐसा दिक्कत चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं विसल ब्लोअर। तो उसके ऊपर है सेक्शन 31। रूल कहता है, कोर्ट और ट्राइब्यूनल आपकी जो पेनल्टी है उसे कम कर देंगे या पूरी तरह से वेव कर देंगे। किसके रिलेटेड? अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉय इफ इट इज सेटिस्फाइड कि सच पार्टनर एम्प्लॉय ने सही से इंफॉर्मेशन पूरी बताई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। मतलब कल जाकर कुछ गलत मालूम पड़ता है और आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन आता है। हमने पार्ट 1 में ही देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है एलएलपी के इन्वेस्टिगेशन, अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन में किसी एम्प्लॉय ने, किसी पार्टनर ने अगर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज को हेल्प किया, कुछ ऐसे एविडेंसेस दिए, तो फिर कोर्ट या ट्राइब्यूनल
उनकी पेनल्टी पूरी तरह से माफ कर देगा या बहुत हद तक रिड्यूस कर देगा, या फिर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन एक पार्टनर या एम्प्लॉय ने दी हो, फिर भले इन्वेस्टिगेशन चालू हो या ना, विच लीड्स टू सच अदर एलएलपी और पर्सन पार्टनर कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट। मतलब अब दो चीजें हो गई, एक तो आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान हेल्प की, या आप पे इन्वेस्टिगेशन तो नहीं चल रही थी बट आपने ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन दी, ऐसे एविडेंसेस दिए जिससे वो एलएलपी एक्ट या किसी दूसरे एक्ट में आपका कोई पार्टनर या एम्प्लॉय जो है वो कन्विक्ट हो गया है, मतलब दोषी करार पाया गया। रूल कहता है नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी में बी डिस्चार्ज, डिमोटेड, सस्पेंडेड, थ्रेटेंड, harassed in any other manner, discriminated against the terms and condition of LLP or its employment merely because उसने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सबसेक्शन के थ्रू दी। अभी कैसे हमेशा होता है, आप देखेंगे इंडिया में भी विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लॉ बना है। बहुत बार क्या होता है, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ही कोई एम्प्लॉय या पार्टनर जब रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जाकर सब बता देता है और फिर आप पर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो होता यह है कि उसकी खत्म होने के बाद उसको फर्म से निकाला जा सकता है। जैसे बहुत बार आपने अगर देखा होगा फार्मा इंडस्ट्रीज में बहुत बार ये होता है कि कोई विसल ब्लोअर होता है और वो बता देता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जाके कि सर हमारी ये फार्मा फैक्ट्रीज में ना ऐसा ऐसा केमिकल मिलाया जा रहा है, या फिर हाइजीन कंडीशंस नहीं है, या जो भी आपने अप्रूवल्स दिए थे इन प्लेस चेक करने के बाद उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है। अब उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है और होता है कि फार्मा कंपनी के लाइसेंसेस जो है वो कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाते हैं। तो होता क्या है, उसके बाद कंपनी क्या करती है, उस एम्प्लॉय को बाहर निकाल देती है, या उसको प्रमोट नहीं करती, या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, या उसको ब्लैकलिस्ट कर देती है, उसके बाद उसको कहीं जॉब नहीं मिलता। तो सेक्शन 31 ने ये क्लियर कहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो एक विसल ब्लोअर उसने इन्फॉर्मेशन दी है जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज को हेल्प करता है, या कोई इन्वेस्टिगेशन ना भी हो तो एटलीस्ट जो सच है वो बाहर लाने में हेल्प करता है, तो बिल्कुल भी ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसको कोई थ्रेटन ना करे, हैरास ना करे, उसको कोई अपने जॉब से निकाल ना दे या सस्पेंड नहीं कर सकता। इसके रिलेटेड उन्होंने सेक्शन 31 में बताया है। श्योर अबाउट दिस? तो सेक्शन 31 वेरी क्लियर टॉकिंग अबाउट विसल ब्लोइंग। सेक्शन 30 अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अगर आपका इंटेंशन ही फ्रॉड करने का है, फ्रॉड का तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ही, प्लस इंप्रिजनमेंट प्लस पेनल्टी भी भर के देना पड़ेगा। सेक्शन 29 होल्डिंग आउट, मतलब अगर आपने दुनिया को एक ऐसी इंप्रेशन दी है कि आप एलएलपी में पार्टनर हैं तो आप तो लाइबल अब रहेंगे ही, फिर भले ही आप एक्चुअल में पार्टनर ना हो। रूल कहता है एलएलपी भी लाइबल रहेगा टू द एक्सटेंट ऑफ उसको जो भी उसमें बेनिफिट मिला है। सेक्शन 28 पार्टनर की लाइबिलिटी पे बात करता है। सेक्शन 27 एलएलपी की लाइबिलिटी पे बात करता है। सेक्शन 28 को अगर हम देखें तो वो क्लियरली कहता है कि एक पार्टनर जो है ही विल नॉट बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। सेक्शन 27 क्लियर कहता है कि ऐसे तो कोई पार्टनर अगर अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर काम करता है तो एलएलपी लायबल नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो विद इन द अथॉरिटी है तो एलएलपी लायबल रहेगा, फिर भले ही वो रॉन्गफुल एक्ट हो या कंप्लीट ओमिशन हो। एन ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, और एलएलपी के असेट्स एंड प्रॉपर्टीज से ही उसको पे किया जाएगा। और सेक्शन 26 जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था उसमें क्लियर बोला है कि हर एक पार्टनर एलएलपी का एजेंट है, ना कि दूसरे किसी पार्टनर का। श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो दैट वाज योर सेक्शन 26 से लेकर 31 ऑफ एलएलपी एक्ट। थैंक यू वेरी मच।